गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि बॉन्ड एनर्जी। हम पैसे पहले मैंने बात की थी। अच्छा, मैं बताता हूँ केमिस्ट्री में जब कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है या बॉन्ड ब्रेक होता है या बॉन्ड कॉम्बिनेशन होता है, जो भी होता है, कार्बन आइटम एक दूसरे अटैक होते हैं तो न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल न्यूक्लियाई होते हैं, सराउंडेड न्यूक्लियाई होते हैं। हम किसी भी के बारे में बात करते हैं तब उसके बारे में हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड लेंथ, जो भी है A to Z। पहले तो आप सबसे ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, जिसमें मेरा भी मन लगे कि आपको उससे मैं मोटिवेट होऊंगा और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। साथ में मैथमेटिक्स भी मैं स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट वीक से, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। तो हम बात करने वाले हैं, इससे पहले मैंने बात की थी कि बॉल स्टिक्स, मॉडल ऑफ बॉल स्टिक्स। तो मॉडल ऑफ बॉल स्टिक्स तो क्या था? मॉडल ऑफ बॉल स्टिक ये था, जो हमारा बॉल है वो कार्बन आइटम है और स्टिक से सराउंडेड, उस सराउंडिंग में उसके स्टिक्स हैं। तो बॉन्ड, जो बॉल स्टिक मॉडल ये डिफाइन करता है, व्हेन द कोवैलेंट बॉन्ड is formed, when the covalent bond and angle is formed between the center attached to the number of nuclei, center and number of nuclei. This is called the ball stick formation, ball stick models. तो इसके बाद हमने बात की थी बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल या बॉन्ड लेंथ क्या है? व्हेन टू एटम कार्बन हाइड्रोजन और कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, व्हेन द टू एटम आर बॉन्डेड, व्हेन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई एंड बॉन्डिंग ऑफ हाइड्रोजन ऑफ न्यूक्लियाई, दिस डिस्टेंस, द हाइड्रोजन कार्बन के बीच में डिस्टेंस होती है, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ जो फॉर्मेशन होता है, व्हेन द टू एटम आर बॉन्डेड बाय कोवैलेंट बॉन्ड, व्हेन द टू एटम इन कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन ऑक्सीजन कार्बन सल्फर बॉन्ड आर बॉन्डेड, द टू एटम when the two atom are bonded by the covalent bond formation between the center and two nuclei, this is called bond length. Bond length measured by, बॉन्ड लेंथ को हम मेजरमेंट किससे करते हैं? अगस्टान यूनिट में करते हैं। 1 अगस्टान इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर्स, या 1 अगस्टान इक्वल टू 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। जो बॉन्ड लेंथ होती है, जो उनकी डिस्टेंस होती है, मैक्सिमम 1 to 2, यानी 1 से 2 के बीच में बॉन्ड लेंथ हम मेजरमेंट करते हैं। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, या नाइट्रोजन हाइड्रोजन की जो भी होती है, इनकी बॉन्ड लेंथ हम मेजर करते हैं। जैसे जैसे एटम का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। यदि हमारा कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी। यदि कार्बन के साथ कार्बन बॉन्ड लगा है, कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, 1.454 आती है, जबकि कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ 1.20 है। फिर हम बात करते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन डबल बॉन्ड, टू सेंटर टू न्यूक्लियाई के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कार्बन डबल बॉन्ड, तो उनकी बॉन्ड लेंथ हो जाती है 1.34। उसके बाद बॉन्ड लेंथ जो होती है वो ट्रिपल बॉन्ड की 1.25 के राउंड आ जाती है। इसी तरह बॉन्ड लेंथ जो है हमारी टू सेंटर टू निकले। बॉन्ड लेंथ मेजर करने के लिए हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? पहला है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से हम ये बताते हैं कि इसकी बॉन्ड लेंथ हमारी कितनी है, कितने एंगस्ट्रॉम है, या कितने सेंटीमीटर है कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ। एग्जैक्ट हम एनालाइज करते हैं
इसके एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम बॉन्ड लेंथ का मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के बाद बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? व्हेन द टू एटम कोई भी जुड़े हुए हैं, तो ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, जो बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी हमारी स्पेंड हो रही है, जो एनर्जी हम किसी कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी है, उसको बॉन्डिंग से ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी हमारी स्पेंड हो रही है उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी जो होती है, तो बॉन्ड एनर्जी की हम बात करते हैं, तो बॉन्ड एनर्जी होती है अब क्या है? द बॉन्ड एनर्जी इज डिफाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी। द बॉन्ड एनर्जी, तो हम बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं। बॉन्ड एनर्जी है कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन क्लोरीन, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है बहुत में, तो कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन क्लोरीन। तो हम बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी इज डिफाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी इज डिफाइंड एज द बॉन्ड एनर्जी, द अमाउंट ऑफ द बॉन्ड एनर्जी, द अमाउंट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ब्रेकिंग द बॉन्ड। दिस बॉन्ड को ब्रेक करने में या क्लोरीन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करने में जो भी अमाउंट एनर्जी का स्पेंड होता है उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी जो होती है डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर एनवायरमेंट पे। कैसा स्ट्रक्चर है? कार्बन हाइड्रोजन है तो उसके लिए बॉन्ड एनर्जी कितनी रिक्वायर होगी, कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कितनी रिक्वायर होगी ब्रेक करने के लिए, इनकी सबकी बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, कोवलेंट बॉन्ड एनर्जी, द बॉन्ड एनर्जी चाहे सिंगल बॉन्ड की हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड की हो, चाहे हमारी डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेकिंग ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। इन मॉलिक्यूल का जो एनर्जी रिक्वायर होगी ब्रेक करने के लिए, तो बॉन्ड एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट। बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करेगी इनके स्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट पे। अब जब बात करते हैं इन्वायरमेंट जैसे हम वेदर की बात करते हैं, चलो वेदर क्या होता है? कभी क्या हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज करता है, कभी डिक्रीज कर जाता है। सेम ऐसे कोई मॉलिक्यूल बहुत छोटा होगा तो इजिली निकलेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन, उसमें किसी बॉन्ड को निकालने के लिए कम ऊर्जा की हमें आवश्यकता पड़ती है, किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे एक पत्थर 1 kg का उठाना हो, एक 50 किलो का उठाना हो, तो दोनों के लिए वेट हाई एनर्जी रिक्वायर पड़ती है, हमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है उसको उठाने के लिए। उसी तरह तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड to breaking of the bond in a molecule is depend upon the structure environment. This is called bond energy. Bond energy is the chemical reaction. मेजर कैसे करते हैं? केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शंस होती हैं और हम कैलोरीमीटर से या स्पेक्ट्रोस्कोपी से बॉन्ड एनर्जी को मेजरमेंट करते हैं कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर से आता है, उससे या तो हम कैलोरीमेट्री और एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। 2 मेथड्स है, कैलोरीमेट्री या स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। कैलोरीमेट्री या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से हम इसे एनालाइज करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसे बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। वो डिपेंड करती है इन्वायरमेंट पे और उसे हम
उसके लिए इंस्ट्रूमेंट क्या यूज करते हैं, कैलोरीमीटर या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। 2 मेथड्स होते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड या कैलोरीमीटर्स। इससे हम बॉन्ड एनर्जी को मापते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी की डिफिनीशन क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी की डिफिनीशन द बॉन्ड एनर्जी इज डिफाइंड बाय द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेकिंग अ बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल depend upon the structure of the environment, depend upon the structure of the environment. Bond energy depend upon the structure of environment, this is called bond energy. Bond energy को measurement by calorimetry या spectroscopic methods. तो when the bond energy is noted, bond energy some इसके लिए कितनी बॉन्ड एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, किस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एंड बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। तो हम बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो बॉन्ड एनर्जी कितनी रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन और हाइड्रोजन फर्स्ट टर्म, इसके लिए कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, 99। और बॉन्ड एनर्जी को जो हम मेजरमेंट करते हैं, यूनिट जो होती है, यूनिट किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, यानी बॉन्ड एनर्जी जो होती है किलो कैलोरी पर मोल में होती है। तो बॉन्ड एंड बॉन्ड एनर्जी, यदि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो इसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है 99 किलो कैलोरी पर मोल। यदि हम बात करते हैं नंबर 2, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है 83। जबकि आप देखिए कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें 99 किलो कैलोरी पर मोल की एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, जबकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 83 कैलोरी पर मोल एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। फिर कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी, कार्बन डबल बॉन्ड, बोथ आर कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड के लिए 146 कैलोरी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, 146 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, 200। जैसे जैसे बॉन्ड का करेक्टर बढ़ता जाएगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड में 83 बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट आवश्यकता होती है और ब्रेक हो जाता है बॉन्ड, जबकि कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 146 कैलोरी पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें 200 किलो कैलोरी मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फिर पर OH, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, 111 किलो कैलोरी पर मोल, 111 किलो कैलोरी मोल। और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 93 किलो कैलोरी मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल कार्बन ऑक्सीजन यदि लगा है तो उसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितने किलो कैलोरी मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है 86। बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कार्बन ऑक्सीजन का 86। और कार्बन डबल बॉन्ड के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, 179 एनर्जी। जैसे जैसे बॉन्ड करेक्टर बढ़ जाता है वैसे उतने ही गुना ज्यादा बढ़ जाती है एनर्जी रिक्वायरमेंट करने की, उतने ही ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट मिले, 179 किलो कैलोरी पर मोल।
अब कार्बन नाइट्रोजन के लिए बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 73 किलो कैलोरी मोल की एनर्जी की आवश्यकता होती है। फिर हम देखते हैं 10 नंबर, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी की 81 एनर्जी की किलो कैलोरी पर मोल की आवश्यकता होती है। फिर हम बात करने वाले हैं कार्बन ब्रोमीन के लिए कितने बॉन्ड एनर्जी की आवश्यकता होती है, 68 किलो कैलोरी पर मोल। एटम का साइज बढ़ रहा है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी डिक्रीज करे, जितने एटम का साइज इंक्रीज करेगा उतना ही बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगी। और फिर हम देखते हैं 12 नंबर, यदि कार्बन आयोडीन का बॉन्ड है तो इसके सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है 53 कैलोरी, 51 कैलोरी पर मोल, 51 कैलोरी पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हम बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी ब्रेकिंग अप बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। बॉन्ड डिफिनीशन यही है कि द बॉन्ड एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी to require the breaking of the bond in a molecule depend upon the structural environment। कौन सा बॉन्ड बना है उसके स्ट्रक्चरल एनवायरनमेंट पे। इसको मेजरमेंट किससे करते हैं, कैलोरीमीटर या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से। इसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से हम बात करते हैं कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 99 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए एटम का साइज, स्मॉल साइज हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 इन अ पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक नंबर 1 इन अ पीरियोडिक टेबल, कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर इन अ पीरियोडिक टेबल। तो 99 किलो कैलोरी की, जैसे जैसे देखो आयोडीन का 127 53 पे पीरियोडिक टेबल में 53 पे। आप देखिए आयोडीन के लिए कम एनर्जी रिक्वायरमेंट हो, जैसे जैसे एटम का साइज मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीज किया वैसे उसके बॉन्ड एनर्जी भी डिक्रीज की। जब एटॉमिक नंबर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो आयोडीन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है। कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, और कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड करने के लिए उससे कम, और कार्बन आयोडीन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए उससे कम। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 200 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। कार्बन हाइड्रोजन के 99, कार्बन बॉन्ड 83, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए 146, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए बॉन्ड एनर्जी 200 होती है। OH का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 111 एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करने 93 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कार्बन ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के लिए 186, ये ईथर लिंकर में होता है, कार्बन ऑक्सीजन का लिंकर होता है जिसमें 186 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। कार्बोनिल का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको 179 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड में। उसके बाद कार्बोनिल का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है। अब इसके बाद हम बॉन्ड कर बात करने वाले हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स जो होते हैं हम ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स क्या होता है, ऑर्बिटल से कार्बन का कार्बन है, कार्बन अपने ही ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके ही ऑर्बिट में मूव करते हैं, या तो पॉजिटिव फॉर्म होते हैं या नेगेटिव फॉर्म होते हैं, और उनका एक शेप होता है, एक साइज होता है। साइज डिपेंड करता है। अब बॉन्ड एनर्जी से हम बात करते हैं तो उसकी कितनी बॉन्ड एनर्जी, इसी का उसका एक शेप और साइज होता है। हर एटम का साइज और शेप होता है। कार्बन का अलग शेप है, हाइड्रोजन का अलग शेप है, सल्फर का अलग है, नाइट्रोजन का अलग है, सबका एटॉमिक नंबर भी अलग अलग डिफरेंट है। तो उसी पे डिपेंड करता है हमारा ऑर्बिटल एनर्जी। तो ऑर्बिटल एनर्जी क्या होती है हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बॉन्ड एनर्जी के बाद ऑर्बिटल्स और ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, द शेप ऑफ साइज
द शेप ऑफ साइज द रीजन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ये कार्बन है, कार्बन का एक न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके शेप और साइज पे डिपेंड करेगा। तो हम बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं कार्बन न्यूट्रॉन कार्बन और उनके शेप और साइज की, द शेप एंड साइज द शेप एंड साइज ऑफ रीजन इन अ स्पेस शेप एंड साइज अराउंड इन द स्पेस, स्पेस में जो भी साइज शेप और साइज होगा स्पेस में, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, ये कार्बन का न्यूक्लियस है, ये कार्बन का न्यूक्लियस है, इस कार्बन के न्यूक्लियस में जो शेप साइज होगा उस पे हमारा ऑर्बिट, उसे ऑर्बिट्स बोलते हैं, वो अपनी ही कक्षा में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ही कक्षा में घूमता है। जैसे हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी क्या है, अपनी ही कक्षा में मूव करती रहती है, वलयाकार होती है, वलयाकार अपनी ही कक्षा पे ऑर्बिटल पे मूव करती रहती है। तो उसी तरह सेम होता है, कार्बन एटम जो होता है अपनी ही कक्षा में, इसका शेप साइज होता है, और जो क्या स्पेस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने ही वो घूमते रहते हैं इसके। तो स्पेस अराउंड इन द, ये इसका कार्बन का न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ये अपने न्यूक्लियस में सराउंडेड में इलेक्ट्रॉन्स के मूव करते हैं, शेप एंड साइज। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन द मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल, जहां पे मैक्सिमम इसमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, शेप साइज सराउंडेड द न्यूक्लियस एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अवेलेबल, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स, दिस इज ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की डेफिनेशन क्या हो गई, द शेप एंड साइज in a space surrounded by in a nucleus, the maximum electron in a surrounded by nucleus, this is called orbital. Maximum number of electron finding of the probability of the finding the probability maximum number of electron in the nucleus, this is called orbitals. तो इलेक्ट्रॉन एटम कैन बी डिफाइंड द क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हम उसको डिफाइन करते हैं क्वांटम नंबर से। तो हमारी डेफिनेशन ये बन रही है, ऑर्बिटल्स की डेफिनेशन क्या है, द शेप एंड द साइज ऑफ द रीजन इन अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस व्हेन द वेरियस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरियस प्रोबेबिलिटी मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार के से फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मैक्सिमम, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल्स। द फाइंडिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड प्राइवेट ऑर्बिटल्स। मतलब हम ऑर्बिटल्स की जब भी बात करेंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स हो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका एक ऑर्बिटल्स होता है, उसी ऑर्बिटल्स में मूव करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो कार्बन का एक न्यूक्लियस है, उसी में घूमेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो हम बात करते हैं कार्बन, द शेप, द कार्बन का एक शेप है, साइज, द शेप एंड साइज ऑफ द रीजन इन अ स्पेस अराउंड, स्पेस में पृथ्वी हमारी जब चारों ओर घूमती है तो एक स्पेस है, उसी की अपने ही स्थान पे मूव करती रहती है। सेम ऐसे कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम होते हैं जो अपने ही स्पेस में ये मूव करते रहते हैं। तो सेम द शेप एंड साइज इन द वेरियस वी डिफाइन द सराउंडेड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सराउंडेड करते हैं, फाइंडिंग ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल्स। द इलेक्ट्रॉन एंड एटम कैन बी डिफाइंड बाय इलेक्ट्रॉन and atom may be defined by quantum number,
क्वांटम नंबर। द इलेक्ट्रॉन एंड एटम में बी डिफाइंड बाई क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन्स और एटम को, कार्बन एटम है, ये इनका एक शेप साइज है जो है सराउंडेड होते हैं अपने न्यूक्लियस में, जहां फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को हम कहां से हम मालूम कर सकते हैं? तो मालूम करने के लिए एक थ्योरी डेवलपमेंट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एटम में बी डिफाइंड बाई क्वांटम नंबर। तो इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर के बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं, और उसी के बेसिस क्वांटम थ्योरी दी गई। क्वांटम थ्योरी के लिए 4 टाइप्स उसकी कैटेगराइज किया 4 टाइप में। पहला है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड है एजियोमेट्रिकल क्वांटम नंबर, थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर के अनुसार डिफाइंड किया गया है 4 क्वांटम नंबर हैं। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड एजियोमेट्रिकल क्वांटम नंबर, divide into 4 category। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड एजू मिथल एजी म्यूथल क्वांटम नंबर, सेकेंड थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, थर्ड है स्पिन क्वांटम नंबर, तो हम ऑर्बिटल की जब भी बात करते हैं तो हम ऑर्बिटल में एक 4 क्वांटम नंबर में कैटेगराइज किया गया है। तो जब ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं तो क्या होता है? ऑर्बिटल में बी डिफाइंड बाय द शेप ऑफ साइज, द शेप एंड साइज में बी डिफाइंड बाय in a nucleus the surrounded by the region surrounded by the nucleus। the carbon atom लेते हैं तो उसका एक न्यूक्लियस होता है, तो हम कहते हैं the shape and size surrounded by the region या surrounded by in a nucleus where the probability of the finding, nucleus में जो probability of the होते finding of electron, this is called orbital। orbital में they categorized by the quantum number, the shape and size is defined by the quantum number। this is quantum number is divided into 4 category। first is principal quantum number, second is azimuthal quantum number, third is magnetic quantum number, fourth is spin quantum number। principal quantum number को denoted by n, principal quantum number denoted by n, azimuthal quantum number denoted by L, magnetic quantum number denoted by M, स्मॉल m यूज करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर डिनोट बाय s। स्पिन तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को n से डिनोट करते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर को L से डिनोट करते हैं, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से, और स्पिन क्वांटम नंबर को s से डिनोट करते हैं। फिर इनके बात करते हैं द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिपेंड ऑन
the size of electron, the size of orbital and energy of electron, size of orbital and energy of इलेक्ट्रॉन। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है इसको एन से डिनोट करते हैं। इट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एजीमुथल क्वांटम नंबर इज डिपेंड अपॉन द shape of orbital, depend upon the shape of orbital. Principal quantum number is depend upon the size of orbital and energy of electron. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर केवल डिपेंड करता है साइज ऑफ ऑर्बिटल की साइज पे, ऑर्बिटल की द साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर इज डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ ऑर्बिटल, इस शेप ऑफ ऑर्बिटल पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन of orbital, orientation of orbital in a space, Principal quantum number is depend upon the size of orbital and energy of electron. केवल आपको दो वर्ड याद करने, साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन डिनोट करते, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रेज्यूमेंटल क्वांटम नंबर इज डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ ऑर्बिटल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ orbitals in a space, orientation of orbital in a space. Spin quantum number is depend upon the spin of electron, तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक स्पिन जब को स्पिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो स्पिन जो है वो डिपेंड करेगी द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, प्लस हाफ माइनस हाफ। स्पिन जो होती है प्लस हाफ माइनस हाफ, टू टाइप ऑफ स्पिन्स, प्लस हाफ माइनस हाफ स्पिन्स होती है इलेक्ट्रॉन की। तो टू टाइप्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इन स्पेस में होते हैं, स्पिन्स होती है इलेक्ट्रॉन की।
तो हम क्वांटम नंबर की हम फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं ऑर्बिटल से। द शेप एंड साइज ऑफ दिस ऑर्बिटल की डेफिनेशन, the shape and size of this region is space around in a nucleus where the probability of the finding electron in a maximum number is called orbital. The electron and atom can be defined by the quantum number is divided into 4 category. Quantum number is divided into 4 category. quantum number को डिवाइड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां फाइंड करते हैं, द इलेक्ट्रॉन एटम कैन बी डिफाइंड बाय द क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इनको हम क्वांटम नंबर को डिवाइड करते हैं डिवाइडेड बाय 4 कैटेगरी। 4 कैटेगरी, 4 कैटेगरीज, इनको 4 भाग में हम डिवाइड कर देते हैं। क्वांटम नंबर को 4 भाग में हम डिवाइड करते हैं। पहला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमेट्रिकल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोट करते हैं एन से, एजीमेट्रिकल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं एल से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से, स्पिन क्वांटम नंबर को एस से डिनोट करते हैं। फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिफाइंड बाय द साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिपेंड करेगी। एजीमेट्रिकल क्वांटम नंबर इज डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ ऑर्बिटल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज डिपेंड करेगा किस पे, डिपेंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन अ स्पेस। ओरिएंटेशन होता है उसका, वो घूम ओरिएंट करते हैं एक दूसरे से, सिर्फ जहां पे घूम रहे होते हैं वहां पे ओरिएंटेशन होता है। स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, डिनोट करते हैं एस से। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्पिन को, स्पिन क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन की स्पिन को हम मापते हैं। तो हम इसको हम फिर बात करते हैं, तो हम इसको हम कैसे हम डिफाइन करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आया, उन्होंने क्या कहा, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने when the 2 electron in orbital may have the same principal asymmetric quantum number, उन्होंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल when the two electron in orbitals, 2 electron in orbital may have defined by the 4 क्वांटम नंबर। 4 क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमेट्रिकल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर से हम इसे डिफाइन करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर से हम डिफाइन करते हैं सच इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट स्पिन। पहला होता है रिपेल करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। 2 टाइप स्पिन होती है हमारी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, सेकंड जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अपोजिट स्पिन रिफर टू स्पिन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्लस हाफ माइनस हाफ। स्पिन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अपर साइड एंड दिस एरो इज लोअर साइड, प्लस हाफ माइनस हाफ। 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस हाफ माइनस हाफ इलेक्ट्रॉन रिपल करते हैं एक दूसरे से। दिस इज कॉल्ड spin quantum number. The principal quantum number are said to be occupied cells, and cells is divided by subcells. cells पहले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सेल्स में होते हैं, ये हमारा सेल है। सेल्स जो होते हैं एसपीडीएफ सेल्स होते हैं, 4 सेल्स हैं। 4 सेल्स में पहले एस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, पी सेल्स में उसको 1 नंबर एस सेल्स का है, और पी है, पी का 3 नंबर सेल्स का टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और डी सेल्स में नंबर 5 पे आता है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एफ सेल्स जो होता है 7 नंबर पे, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सेल्स इस तरह फिर सेल्स बनती है, ये हमारी सेल्स होगी, एस सेल्स है।
इसी तरह पी सेल्स बनती है, इनको सब सेल्स होते हैं, ये पी सेल्स हो गई, इसमें कितने 3 सेल हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टोटल सेल्स कितनी है, सेल 3 सेल हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो एस सेल, ये एस सेल हो गई, ये पी सेल हो गई, एस सेल पी सेल, फिर आएगी डी सेल, डी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन 5 सेल्स होते हैं, डी सेल्स बोलते हैं। 5 सेल्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे टोटल 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह एफ सेल्स आएगी, और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये हमारी एफ सेल है, एफ सेल, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन 7 सेल्स हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 14, अपर लोअर हाफ एरो में अपर लोअर 14 सेल्स। तो 4 सेल्स हैं हमारी, एस सेल्स, पी सेल्स, डी सेल्स, एफ सेल्स, ये 4 सेल्स होती है। इनको सेल्स सब सेल को डिवाइड किया गया सब डिवाइडेड बाई सब सेल में, ये सेल्स होती है, इनको डिवाइड किया गया सब सेल में अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो सब सेल इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस डिजाइन्ड बाई 1 2 3 4 5 6। तो सेल्स जो हैं, तो हम बात कर रहे हैं सेल्स की, तो सेल्स को डिवाइड किया गया इसमें सब सेल्स में, सेल्स इज डिवाइडेड बाय सब सेल, सब डिवाइडेड बाय सब सेल्स में। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो सेल्स हमारे क्या है, हम सेल्स की बात कर रहे हैं। सेल्स क्या है, सेल हैं, इनको डिवाइड किया गया सब सेल में, सब सेल में। तो सब सेल क्यों होते हैं, नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 के, पहली जो सेल्स होगी के, एल, एम, एन, ओ, पी, इस तरह क्यू, ये सेल्स हैं, इन सेल में डिवाइड किया गया है इनको, के एल एम एन ओ पी क्यू, 7 सेल्स हैं, इनमें डिवाइड किया गया इनको के एल एम एन ओ पी क्यू, ये 7 सेल्स हैं, इनमें डिवाइड किया गया। फिर इनके मैग्नेटिक क्वांट, तो हाफ स्पिन और प्लस हाफ स्पिन माइनस हाफ स्पिन। अब एक बार हम पूरा रिपीट कर देते हैं। ऑर्बिटल जो होता है, तो ऑर्बिटल में हम क्या देखते हैं, ऑर्बिटल में देखते हैं द शेप एंड साइज ऑफ रीजन, हम शेप साइज का रीजन देखते हैं। स्पेस अराउंड में होता है, स्पेस अराउंड एंड द न्यूक्लियस, एक इस न्यूक्लियस का एक स्पेस अराउंड होता है, अराउंड द न्यूक्लियस में एक स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, where probability of the finding electron, this is called finding of the probability of the finding the maximum number of electron, this is called orbital. The electrons or atom can be defined by electron, कितने हमारे सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेप साइज के अकॉर्डिंग। तो हम देखें कितने, तो मैक्सिमम नंबर द इलेक्ट्रॉन आइटम कैन बी डिफाइंड बाय the quantum number is divided into 4 category. पहली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड एजिमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं n से, और डिपेंड करता है साइज ऑफ द ऑर्बिटल एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। एजिमुथल क्वांटम नंबर जो होता है डिनोट करते हैं L से, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ, डिपेंड इन द शेप ऑफ ऑर्बिटल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है डिनोट बाय n, डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन अ स्पेस। स्पिन क्वांटम नंबर इज डिनोट बाय स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, when the two electron in orbitals may have the same principal quantum number,
may have the same principal quantum number, मतलब पाउली एक्सक्लूजन कहता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनके सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था पाउली एक्सक्लूजन exclusion principle according to exclusion principle, तो Pauli exclusion principle, according to Pauli exclusion principle, the number of 2 electron in a principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number defined such of 2 electrons, the pair of electrons जब होंगे, जब cells बनेगी, नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड द सेल्स कैसे बनाते हैं। तो एस सेल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। पाउली एक्सक्लूजन क्या किया कि हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इन सेल्स में रह सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विदाउट अपोजिट स्पिन रिफर टू स्पिन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विदाउट अपोजिट स्पिन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 2 स्पिन्स होते क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, विदाउट अपोजिट स्पिन, दिस इज कॉल्ड according to Pauli exclusion principle quantum number is said to occupy, अब according to Pauli exclusion principle said to occupy the cells is divided into subcells कौन होते हैं? KLMNOPQ 1 2 3 4 5 7, ये हमारे सेल्स होते हैं। KLMNOPQ 7 सेल्स होती हैं, इनमें डिवाइड किया गया। फिर इन नंबर ऑफ सेल्स इन अ सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रिंसिपल सेल। जो नंबर ऑफ ये सेल्स होते हैं इनको डिवाइड किया सबसेल, ये इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेल्स के, इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ सेल्स के। ओनली 4 सबसेल्स इज डिफाइंड बाय 4 सबसेल्स होती हैं, ओनली 4 सबसेल्स। अब ये हमारे एस पी डी एफ 4 सबसेल्स में हम डिवाइड करते हैं पूरे एसपीडीएफ। इससे पहले मैंने अभी बताया था एसपीडीएफ 4 सेल्स होती हैं, इनमें डिवाइड करते हैं। एस के लिए 1 नंबर, ये 1 सेल इसमें होती है, पी में 3 सेल्स होती हैं, डी में हमारी 5 सेल और एफ में 7 सेल्स होती हैं। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इनको डिवाइड करते हैं 4 सेल्स में। 4 सेल्स कौन होते हैं? एसपीडीएफ, ये हमारे सबसेल्स हैं और इनको सेल्स में डिवाइड कर, सबसेल्स को डिवाइड करते हैं सबसेल्स में। तो नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच सेल कैन कंटेन नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एस में 1 सेल्स बनेगी, पी में 3 सेल्स इसी तरह बनेंगे, पी में हम 3 सेल्स बनाएंगे 1 2 3, ये पी एस सेल हो गई, ये पी सेल हो गई। इसी तरह डी में 5 सेल्स होती हैं, तो इनके लिए 5 बनाएंगे, एफ के लिए 7 सेल्स बनाएंगे। थैंक्स टू ऑल। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसका नेक्स्ट वीडियो हम सबसेल्स के बारे में बताएंगे। कृपया इसे जरूर एक बार देखें, चेक जरूर करें। यूट्यूब चैनल पे हमारे डॉक्टर आर.के. केमिस्ट्री आइकॉन चैनल पे जाके एक बार चेक जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम अबाउ रूल्स पढ़ाएंगे। थैंक यू।